हेलो चैंपियंस, तो फाइनली जिसका आप लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, नोटिफिकेशन आ गया। बड़ी सिरदर्दी थी ना कि नोटिफिकेशन ही नहीं आ रहा है। एक अलग लेवल पे परेशानी था। 17 को एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, कई सारी चीज़ें चल रही थी ना। और मैंने आपको अलर्ट किया कि इन सब चीज़ों में ना पढ़ो, आयोग का काम है, आयोग अपना काम कर रही है। और फाइनली नोटिफिकेशन आपके पास है और आयोग ने नोटिफिकेशन में सीटें डिक्लेयर कर दी है। तो इस पर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, आप सीट देख सकते हो। और ख़ास करके जो CDPO एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे देखिए सीट टोटल है 1945, और CDPO एग्ज़ाम की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। तो CDPO और जो BPSC का और एग्ज़ाम होगा उसका प्रीलिम्स कंबाइंड होगा, उसके बाद फिर पेपर अलग हो जाएगा मेंस में। अब एक एक करके देखो, किसी भी एग्जामिनेशन के अंदर जब नोटिफिकेशन आता है ना, उसके एक एक लाइन को पढ़ना चाहिए। वो मतलब एक एक लाइन जब पढ़ोगे ना तो आप उस एग्ज़ाम से बड़े फ्रेंडली हो जाते हो, कनेक्ट हो जाते हो, और आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और उसके अंदर प्रोविजंस क्या क्या हैं। इसमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग कोड दिया गया है कि कौन किस लेवल के दिव्यांग हैं, यानी विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, तो उनका कोड है। तो जो जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी में उसको डालेंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्लियर कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो भी नोटिफिकेशन जारी की गई है उसकी अधियाचना में अलग अलग विभागों से अगर कुछ और भी आता है तो सीट की संख्या बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो अमूमन घटती नहीं है, बढ़ती ही है, तो कुछ सीटें और बढ़ ही सकती है। इसके अलावा उक्त विज्ञापन में यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है, बड़ा ही अहम है, वो ये है कि उक्त विज्ञापन में जिसकी संभावना है कि आवेदन की संख्या के आधार पे प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक पालियों और एक से अधिक शिफ्ट में आयोजित किया जा सकता है। जैसे ही पाली, एक से अधिक पाली मतलब 2 शिफ्ट में भी लिया जा सकता है, और एक से अधिक सेट भी बनाया जा सकता है क्वेश्चन का, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एप्लीकेशन। अगर ये एक बार में नहीं संभाल पाएंगे तो 2 बार ले सकते हैं, ऐसा इन्होंने मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इसमें वो जो रिजर्वेशन वाला था ना उस मुद्दे पे, तो बाकी जो पहले का रिजर्वेशन है वही फॉलो होगा, नया वाला फॉलो नहीं होगा। उपयुक्त संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए सुयोग्य भारतीय नागरिक से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उसके लिए गाइडलाइन दिया गया है वेबसाइट पे। अभी वेबसाइट क्रैश चल रहा है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। परीक्षा का नाम क्या है? 2 है, 2 परीक्षा है। एक तो 70 कंबाइंड PT एग्जामिनेशन और दूसरा CDPO का एग्जामिनेशन, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी। यहाँ पे कहा गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यानी कोई भी यूनिवर्सिटी से, यदि आप ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट कोई डिग्री है तो फॉर्म भर सकते हैं। उसी तरह से CDPO के अंदर भी किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शन यही है, प्रीलिम्स में तो सब सेम है, लेकिन जब मेंस में जाएंगे तो आपके पास इस एग्ज़ाम के लिए 70 के लिए बहुत सारे ऑप्शनल के होंगे, कई सारे वैकल्पिक विषय आप चुन सकते हैं। लेकिन जब आप होम साइंस के लिए आएंगे, जब आप CDPO के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपके पास 4 ही ऑप्शनल होगा। एक है होम साइंस, दूसरा है साइकोलॉजी, तीसरा है सोशियोलॉजी और चौथा है LSW। तो आप इसी 4 विषय के साथ तैयारी करवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने के समय यहाँ पे क्या कहा गया है? आवेदक जो भी फॉर्म भरेंगे उनकी शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होनी चाहिए, यानी वो पास कर चुके हों। अपेयरिंग कैंडिडेट का नहीं चलेगा, उनके वो पास कर चुके हों। और शैक्षणिक योग्यता और विशेष वैकल्पिक विषय वाले पदों के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करते समय पद का चयन करना होगा और उक्त पद की दावेदारी मान्य नहीं होगी। यदि मतलब उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है कि विशेष अगर कहीं पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है तो वहाँ पे आवेदन भरते समय वो इंडिकेट करना होगा, अदरवाइज़ फिर वहाँ पे वो अपना दावा प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। रिजर्वेशन की बात की गई है तो कहा गया है कि जो नॉर्मल रिजर्वेशन प्रचलित है उसी के आधार पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। और यदि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय रिजर्वेशन के कॉलम को टिक नहीं किया जाता तो रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं मिलेगा, ये भी कहा गया है। जाति के आधार पर आरक्षण उन्हीं उम्मीदवार को मिलेगा जिसकी अस्थायी निवास
बिहार राज्य में हो। इसका मतलब क्या है, SC ST OBC EBC इन सब के आधार पे यदि कोई रिजर्वेशन चाहते हैं तो उन्हीं को मिलेगा जिसका बिहार के अंदर परमानेंट एड्रेस हो, यानी वो बिहार के निवासी हो। लेकिन जनरल कैटेगरी के अंदर जो महिलाएं और पुरुष आएंगी तो उसको उस जनरल कैटेगरी में जो महिला का रिजर्वेशन है वो सबको मिलेगा। ठीक है, ये है। बिहार राज्य से बाहर के निवासी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। आवेदन में दिया गया अस्थाई पता, आरक्षण मतलब अस्थाई पता जो होगा उसी आधार पे आरक्षण दिया जाएगा और उस अस्थाई पता के लिए आवासीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो अनुसूचित जाति जनजाति इन सब कैटेगरी के हैं तो उनको जाति प्रमाण पत्र भी और डोमिसाइल यानी अस्थाई या मूल प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। जो पिछड़ा वर्ग के हैं उनको नॉन क्रीमी लेयर यदि चाहिए रिजर्वेशन तो नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और ये जो नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र है या जो डोमिसाइल है ये राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित अंचल पदाधिकारी, कौन कौन कर सकते हैं, अंचल पदाधिकारी, राजस्व पदाधिकारी के द्वारा निर्गत होना चाहिए, यानी वो जब करेंगे तो ये वैलिड होगा। इसके अलावा यहाँ पे अस्थायी निवास प्रमाण पत्र की भी बात की गई है जो अंचलाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। आरक्षण का दावा करने वाली महिलाओं, यानी कोई महिला अगर आरक्षण का दावा करती हैं, जाति या क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। ठीक है, तो क्रीमी लेयर और जाति का जो है उनके पिता के नाम से निर्गत होगा, पति के नाम से नहीं। ये कंफर्म कर लीजिए, महिलाओं को कंफ्यूजन होता है और इसके कारण वो बार बार सवाल पूछती हैं। तो आरक्षण यदि चाहिए, मैरिड भी हैं, तब भी जाति और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम और पता से ही बनेगा, पति के नाम पे नहीं। और उपयुक्त आरक्षण संबंधी सभी प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में सत्यापन के समय जब इंटरव्यू के टाइम में लेके जाया जाता है, मूल रूप से प्रस्तुत नहीं करने पे आरक्षण का फायदा नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे कहा गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन है और 10% रिजर्वेशन के लिए आर्थिक रूप से जो कमजोर सदस्य उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र उपयुक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सक्षम प्राधिकारी के द्वारा ही निर्गत होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। और आगे, आरक्षित कोटि के उम्मीदवार अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद ही आरक्षण कोटि का अंकन करेंगे, क्योंकि कोई भी यदि त्रुटि हुई तो फिर आरक्षण का दावा नहीं कर पाएंगे। साथ में अगर गलती हुई तो आरक्षण को और जिस भी आरक्षण जो भी आरक्षण कैटेगरी में चाहिए तो उसको लेकर उनके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए ऑथराइज साइन के साथ। यहाँ पे कोड दिया गया है कि किसका क्या कोड है, यूआर का, SC ST EBC ऐसे करके कोड दिए गए हैं। यहाँ पे दिव्यांग की भी बात की गई है, यहाँ पे ठीक से सुन लो। दिव्यांग के लिए 4% का रिजर्वेशन जो सब जगह मिलता है यहाँ भी दिया जा रहा है। लेकिन मतलब ये जो दिव्यांग हैं उनका प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए पहला, और जो दिव्यांग हैं उनका प्रमाण पत्र सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और हॉस्पिटल से प्रूव्ड होना चाहिए, यानी वहाँ से ये होना चाहिए कि ये सही है, ठीक है, गलत नहीं है। और अगर गलत है तो उम्मीदवारी तो जाएगी ही जाएगी, साथ में कानूनी कार्रवाई भी होगी, ये भी क्लियर लिखा गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टेम्पररी डिसेबल होते हैं, टेम्पररी होते हैं, तो उसके लिए एक सर्टेन टाइम होता है कि समय तक ये टेम्पररी रहेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएंगे। तो अगर उसके बाद उनका वो प्रमाण पत्र रिन्यूअल नहीं हुआ तो उनको फिर फायदा दिव्यांग का नहीं मिलेगा। अब इसके लिए कहा यह गया है, बेंचमार्क है 40% या उससे अधिक। जिस भी कैटेगरी में अगर कोई विकलांग है तो 40% या उससे अगर अधिक है तब उनको ये सुविधा मिलेगी। यहाँ एक और चीज़ कहा गया है कि यदि किसी भी दिव्यांग अभ्यर्थी को स्क्राइब यानी श्रुति लेखक चाहिए, श्रुति लेखक की उनको ज़रूरत है, तो ऑनलाइन आवेदन भरते समय एक बॉक्स बन के आएगा 3 नंबर का, उसके अंदर श्रुति लेखक की आवश्यकता वाला जो कॉलम है उसमें यस करेंगे तो उनको श्रुति लेखक आयोग के द्वारा उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
ये है। इसके साथ ही महिलाओं की जो सीट रिक्तता है वहाँ 35% का रिजर्वेशन जो हमेशा से दिया जाता है वो दिया जाएगा। इसके साथ 2% रिजर्वेशन स्वतंत्रता सेनानियों के नाती पोते पोता नतनी इन सबको, यानी पोता पोती नाती नतनी सबको मिलेगा। उसके लिए भी जो ऑथराइज लेटर है वो होना चाहिए, बस यही कहा गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो विवाहित महिला हैं उनके पक्ष में आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, ठीक से सुन लीजिए, अंडरलाइन किया गया इसलिए समझ लीजिए इसको। जो मैरिड वुमेन है उनके पक्ष में आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में, यदि हस्बैंड के साथ है तो उनके पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा। लेकिन इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। समझ में आ रहा है? जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वो महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। मतलब किसी का हस्बैंड, मान लो किसी की शादी हरियाणा में हो गई या कहीं और हो गई, यूपी में हो गई, तो कैसे पता चलेगा बिहार की मूल निवासी है? तो एक तो हस्बैंड का उसको देना ही देना है, साथ में जहाँ रह रही है, साथ में पिता का भी दिया जाएगा कि पिता का परमानेंट एड्रेस क्या है। अगर बिहार है तो बिहार की मूल निवासी मानी जाएगी। तो इसके लिए, और ये जो आय और परिसंपत्ति संबंधी जो ये लेटर इशू होगा वो इशू किए जाने के 1 साल तक वैलिड होगा। यानी आप आज अगर फॉर्म भर रहे हो और 1 साल से पुराना हो गया है आपका ये क्रीमी लेयर या आवासीय, तो उसको आपको बना लेना है। यानी 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अगर अभी 1 साल नहीं पूरा है तो वैलिड है और वो फिर आपके इंटरव्यू तक चलेगा, उसको संभाल के रखना है आपको। आवेदन फॉर्म, यही कहा गया है यहाँ पे, आवेदन और अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के समय जो भी आवेदन किया जाएगा उसमें जो भी इस तरह की क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST OBC, कोई भी स्वतंत्रता सेनानी, EWS का प्रमाण पत्र है, उसका जो संख्या आप डालोगे ना PT के फॉर्म भरने के दौरान, तो इसको आपको बचा के रखना है। जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपको ये सब हार्ड कॉपी में जमा करना होगा और वहाँ कोड मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर आयोग देखेगी उसको क्या करना है ना। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि किए जाने की स्थिति में तक ये होना चाहिए, मतलब यही कहने का मतलब, अदरवाइज ये मान्य नहीं होगा। उम्र सीमा जो सबसे बड़ा इशू था इस बार का, सरकार उस पर नहीं सुनी है। पहला तो ये है कि आपको एज 1/8/2024, 1 अगस्त 2024 से, यानी 1 अगस्त से ही हमेशा काउंट UPSC BPSC करते आइए। मिनिमम एज लाइक DSP इन सब के लिए 20 साल है, कुछ पोस्ट के लिए 22 है, SDM के लिए 22 है, कुछ पोस्ट के लिए 21 है। तो मिनिमम एज कहीं पे 20 है, कहीं 21 और 22 है, वो अकॉर्डिंग टू सीट आप देख लेंगे। और मैक्सिमम एज अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैंडिडेट के मेल के लिए 37 है, अनरिजर्व्ड महिला, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की पुरुष और महिला के लिए 40 साल है। SC और ST के लिए 42 है, महिला पुरुष दोनों ही आ जाएंगे। तो बस यही है ना। यहाँ पे कैटेगरी कर दिया गया किसके लिए 20 चाहिए, किसके लिए 21 चाहिए। आयोग के द्वारा या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य होगी। देखिए कहा यह गया है कि जन्म तिथि, मतलब एक तो ये कहा गया है कि मैट्रिकुलेशन वाला जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट होता है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य होगा, इंटर वाला नहीं, मैट्रिक वाला। दूसरा कि ये कहा गया है कि परीक्षा में बैठने के लिए जो मैक्सिमम सीमा है वो समाप्त कर दिया गया है। अब मैक्सिमम सीमा यहाँ पे नहीं है, लेकिन सरकारी सेवकों के लिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है सरकारी सेवक के लिए कि बिहार सरकार के सरकारी सेवक को सेवा में आने के बाद पूरी सेवा अवधि में आयोग के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में अलग से अधिकतम 5 अवसर ही मिलेंगे, अलग से मिलेंगे। समझ में आ रहा है? अलग से मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए कैसे क्लियर होगा। उपयुक्त निर्धारित 5 अवसरों की गणना संकल्प निर्गत होने की तिथि के बाद से होगी। पूर्व में उपभोग किए गए अवसरों की एतदर्थ उपेक्षा की जाएगी, यानी उसको काउंट नहीं किया जाएगा। बिहार सरकार के सरकारी सेवक को प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए नियमित नियुक्ति हेतु निर्धारित आयु सीमा
में 5 वर्ष की छूट पूर्ववत होगी। 5 साल एक्स्ट्रा छूट दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन कब, ये यहाँ मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन तब जब जब जो पोस्ट है वो परमानेंट हो जाता है, ठीक है। उपयुक्त आयु सीमा की छूट की अवधि में प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जाएगी जब उनके द्वारा तब तक 5 अटेम्प्ट का उपयोग नहीं किया जाए। मान लो आपने एज पूरा होने के पहले ही 5 कर लिया तो कोई बात नहीं, सरकारी के बाद, और नहीं किया तो मैक्सिमम एज एक्स्ट्रा 5 साल मिल रहा है, उस बीच में आप यूज कीजिए। सामान्य प्रशासन विभाग के अंदर ही दिव्यांग को यही छूट 10 साल के लिए है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। कुछ विशिष्ट सेवा है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। भूतपूर्व सैनिक कमीशन, ये सब करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको। उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अपराधी ने अभ्यर्थी को जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही और स्पष्ट रूप से भरना पड़ेगा। शारीरिक क्षमता की बात करें तो शारीरिक क्षमता में कुछ ऐसा नहीं लिखा है, मतलब आप सक्रिय हो, सुसंगठित, जितने इच्छी शरीर हो, दोष मुक्त होना चाहिए, तो ये सारा मतलब जो भी है, मतलब क्या है कि आप पुलिस वाला जो डीएसपी ये सब के लिए जो क्राइटेरिया है उसको छोड़ दीजिए, तो बाकी आपका बॉडी ऐसा होना चाहिए जिससे आप काम कर सके। जो ड्यूटी आपको दी जाती है ना, अब हाथ पैर कुछ चल ही नहीं रहा है, दिमागी काम नहीं कर रहा, तो उस तरह से नहीं होना चाहिए, अदरवाइज फिर ठीक है। बाकी बिहार पुलिस सेवा, जिला समादेष्टा, काराधीक्षक, जो इस तरह का पोस्ट है उनके लिए कुछ स्पेशल फिजिकल मेजरमेंट है वो पूरा आपको करना होगा। फी की बात करें तो यहाँ लिखा है प्रत्येक परीक्षा यानी बीपीएससी 17, ठीक है, सीसीई देना है या सीडीपीओ देना है, उसके लिए 200 रुपये अलग से आपको बायोमेट्रिक फ़ी देना होगा, और परीक्षा के लिए अलग से शुल्क भी देना पड़ेगा। क्या देना होगा? बायोमेट्रिक तो अलग दोगे ही, साथ में शुल्क भी देना होगा। सामान्य के लिए 600 रुपया, केवल बिहार राज्य के SC ST के लिए 150 रुपये, और बिहार राज्य के अस्थाई सभी आरक्षित अनारक्षित माने महिलाओं के लिए भी 150 रुपये, दिव्यांग हैं उनको 150 रुपये, बाकी जो भी हैं सबको 600 रुपये, ठीक है। अब जब ये 600 आप जमा करोगे तो बैंक के द्वारा भी जो चार्ज है वो भी लिया जाएगा और बैंक ऑनलाइन उसको काट लेगी। अब ये कहा गया, इसके अलावा कहा गया वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित किया जाता है उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा, ठीक है। वैसे सभी आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी, सभी महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है, भविष्य में उससे रिलेटेड प्रमाण पत्र नहीं डालते हो तो फिर आयोग समझेगी कि उनको क्या निर्णय लेना है, ठीक है। आपका एग्जाम पीटी का एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, बहुनिष्ठ यानी मल्टी MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, और गलत अगर करते हो तो निगेटिव मार्किंग 1/3 है। ये सिर्फ जांच की जाती है कि आप मुख्य परीक्षा के लिए तैयार हैं कि नहीं, आगे जाके इसका कोई नंबर जुटेगा नहीं। कितना रिजल्ट आएगा, जितनी सीट है उसका 10 गुना रिजल्ट आने वाला है। ये सारे फैक्ट्स हैं। प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा बताया गया है, जैसे सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत के इतिहास की मुख्य विशेषताएं, सामान्य भूगोल, बिहार का प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, भारत की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के बाद बिहार की अर्थव्यवस्था में मुख्य परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार का योगदान, और कुछ जो 10 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पे हैं। अब मिनिमम वाला छोड़ दीजिए, मिनिमम की जरूरत नहीं पड़ती है। मुख्य परीक्षा की बात करें तो यहाँ पे 70वीं की बात कर लें तो यहाँ सामान्य हिंदी है और ये क्वालिफाई करना है, गणना नहीं की जाएगी, क्लियर लिखा है। 30 नंबर 30% ले आए तो ठीक है। सामान्य अध्ययन पेपर 1 300, सामान्य अध्ययन पेपर 2 300, निबंध 300, वैकल्पिक विषय 70 के लिए क्या है वो भी क्वालिफाइंग नेचर का है। अब इसकी बात करें यदि हम वैकल्पिक, चलो ठीक है, उसके लिए ऑप्शनल पेपर का पूरा लिस्ट दिया है, उसको देख लीजिएगा। बाल विकास के लिए एज इट इज़ पीटी सेम है, मेंस भी सेम है, सिर्फ ऑप्शनल में अंतर आता है
कि यहाँ पे आपको 4 ही विकल्प मिलता है, होम साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और LSW, दैट्स इट, इसके बाद नहीं। अब यहाँ पे कहा गया है क्लियर, राजस्थान ऐसा नहीं करता, बट यहाँ कहा गया है कि पीटी के बाद आपको मेंस का फॉर्म अलग से भराया जाएगा, जिसके लिए अलग से आप फी दोगे, ठीक है। और एकीकृत मुख्य लिखित परीक्षा के सभी पदों के लिए अंकित अनिवार्य विषय वही होंगे जो 17th में लिखे गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से किसी एक विषय का चयन करना होगा। प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी में ही होंगे, और आप जो लैंग्वेज यानी हिंदी का पेपर है तो हिंदी में ही देना है, अदरवाइज बाकी जीएस ऑप्शनल आप किस में दे सकते हो, अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू में लिख सकते हैं, इसके अलावा किसी और लैंग्वेज में नहीं। और जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो कुछ टेक्निकल शब्द, कुछ लाइन चुनी हुई भाषा के साथ अंग्रेजी ट्रांसलेशन में लिख सकते हैं। जैसे मान लो नेसेसरी लिखना है तो हिंदी में नेसेसरी लिख दीजिए, ठीक है, लेकिन कुछ ही लिखना है, ज़्यादा नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है। और मार्क्स को तो छोड़ दो, यहाँ पे कितने लोग पास करेंगे, 2.5 गुना, 3 गुना नहीं करेंगे, मेंस में 2.5 गुना करेंगे जिनका इंटरव्यू होगा। तो ये सारे फैक्ट है। इंटरव्यू 120 नंबर का होगा, उस आधार पे लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो ये है आपके ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 28 सितंबर है, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट 28 सितंबर है और 18 अक्टूबर तक आप इसको भर सकते हैं। तो अच्छा खासा 20 दिन का समय आपको दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि आपको हार्ड कॉपी, देख लो, हार्ड कॉपी भर आपको रखना तो है अपने पास, लेकिन ऑफिस हार्ड कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है, फॉर्म भर दीजिए, कहानी खत्म। हार्ड कॉपी के आधार पे कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा, ठीक है। यहां पे लिखा गया है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय अभ्यर्थी को सभी संबंधित प्रमाण पत्र या कागज को पीडीएफ फॉर्म में रखना है और अपलोड भी करना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब उनको अपलोड करने पड़ेंगे। इसके लिए यहाँ पे वेबसाइट है जहाँ से आप जाके फॉर्म भर सकते हैं, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फलाना ढिमाका जो भी है। इसके अलावा उसके बाद फ़ोटो है, स्कैन कॉपी है, ये सब चीज़ें 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, ये सब आपको बताया गया है। देखिए यहाँ पे एक OTR का ऑप्शन है। OTR अब सब जगह भराया जाता है। यदि आपने, यहाँ पे लिखा भी है, BPSC 69 में अगर आपने OTR भर लिया है तो आपको टेंशन लेना नहीं है। आप सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड से ही लॉगिन कर लेंगे। आप पुराना यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, सारा चीज़ एक साथ खुल के आ जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए सब ठीक है, कुछ बदलना है जैसे क्रीमी लेयर ये सब बदलना है उसको बदल दीजिए, ओके कीजिए, कहानी ख़त्म, फॉर्म आपका बढ़ा गया। तो ये सारे फैक्ट हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, क्योंकि हार्ड कॉपी का डिमांड बाद में किया जा सकता है। एक और है जो होगा नहीं, बट तब भी नोट कर लो, हेल्पलाइन नंबर एक दिया गया है। कोई भी क्वेरी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन से रिलेटेड है तो इस पर कॉल कर सकते हैं। एक बार करके देखिएगा तो फ़ोन उठाते हैं कि नहीं, कोई जब करना हो तब करना, ऐसे नहीं। एडिट का कोई भी प्रावधान नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन को एक बार आपने भर दिया तो आप एडिट नहीं कर पाएंगे, कैंसिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बड़े प्यार और अच्छे से फॉर्म को भरिएगा और अच्छा फोटो लगाइएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और क्लियर देखो लिखा है, ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि जब मांगा जाएगा तो आपको वो देना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें जो भी आप डालोगे उसमें कुछ भी डिफर हुआ तो फिर आयोग सोचेगी कि उसको क्या करना है। देखिए लिखा है, आयोग का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। तो यही सारे फैक्ट्स हैं। बस शारीरिक की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, शारीरिक जो परीक्षा है वो महिला पुरुष दोनों पे होगा। उनकी सुविधा के लिए इसलिए प्रकाशित किया गया है कि निश्चित कर ले कि उनको वो शारीरिक यानी उनकी हाइट उतनी है कि नहीं, वजन उतना है कि नहीं, ये पहले से आप देख लो। और यहाँ लिखा गया, महिला उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा की जांच जब की जाएगी तो महिला डॉक्टर वहाँ पे होंगी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है देखो, साइज 21 साल या उससे अधिक होना चाहिए, पहला तो एज। बिना जूते की ऊंचाई कितनी है, पूरी सांस छोड़ने के बाद, पूरी सांस लेने के बाद, तो ऐसे करके अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, बस इतना ही काफ़ी है और बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। वो 2-3 पोस्ट के लिए, बाकी किसी भी पोस्ट के लिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप स्वस्थ हैं तो आप फिर इसको
भर सकते हैं। आई थिंक सारे इन्फॉर्मेशन मिल गया, अब कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आराम से फॉर्म भरिएगा और एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में।